नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो नीट का एग्ज़ाम अभी 13 सितंबर को हो चुका है। अभी रिज़ल्ट की वेटिंग है। वेटिंग के बाद जिन बच्चों को यहाँ पर सीट्स मिल जाएंगी वो तो बहुत खुश होंगे। जिनको सीट्स नहीं मिलती है तो वो फिर फॉरेन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूँगा टॉप 10 कंट्रीज़ जहाँ से आप एमबीबीएस करें, जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर है। वो कौन सी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसके बारे में एक मैं जनरल डिस्कशन करूंगा। तो आने वाले टाइम में मैं हर एक कंट्रीज़ की कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा कि अगर आपने इन टॉप 10 कंट्रीज़ से एमबीबीएस करनी है तो किस वे से कर सकते हैं, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन है, क्या फ़ीसिस हैं। हर एक चीज़ को मैं टच करूंगा आने वाले टाइम में। लेकिन आज हम उन टॉप 10 कंट्रीज़ की जनरल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आपने इन टॉप 10 कंट्रीज़ में एमबीबीएस करनी है तो इसकी जो प्रिपरेशन है 1 साल पहले आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है इट इज़ वेरी रिजिड। और कुछ कंट्रीज़ में इनके इंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे। उनके सेंटर इंडिया में भी बनते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बनते हैं। जो वो टॉप 10 कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे। एक साइड पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और दूसरी साइड में है हमारे पास यूएसए और कनाडा है और यूके है। ये 5 कंट्रीज़ में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको एमसीआई भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमसीआई ने इन कंट्रीज़ की एमबीबीएस डायरेक्टली रिकॉग्नाइज़ की हुई है कि अगर आप इन 5 कंट्रीज से एमबीबीएस करके आते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यूरोप में 2 कंट्रीज़ हैं, फ्रांस और जर्मनी। उसके बाद फिर हम एशियन कंट्रीज़ में चलते हैं, वहाँ पर भी एमबीबीएस है, बहुत ही अच्छी है। वो कंट्री का नाम है सिंगापुर है, जापान है और हांगकांग है। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो कि हाईली डिमांडेड है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर अगर आप वहाँ से एमबीबीएस करके आते हैं तो। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एडमिशन लेना है इट इज़ नॉट सो ईज़ी, बहुत डिफ़िकल्ट है। इनके भी कुछ कंट्रीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कुछ कंट्रीज़ की में आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है, आपके परसेंटेज भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए, तब ही आप उन कंट्रीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन आपने इन कंट्रीज़ में जाना है तो आपको मैंने फिर बताया कि 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे, कंट्री का नाम है यूके। अगर यूके में आपने एमबीबीएस करनी है तो यूके के अंदर बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एडमिशन का क्या क्राइटेरियाज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में मैं हर एक ये 10 कंट्रीज़ के ऊपर कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। यूके में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको हम यूकेट कहते हैं या बीएमएटी कहते हैं। तो जिसको हम यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं या बायोमेडिकल एडमिशन टेस्ट कहते हैं। ये इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि बच्चे को क्लियर करना पड़ता है। इस में ये साल में कब कब होते हैं इसकी अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस होती है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ उनकी क्या फीसिस है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट है आपके आईएलटीएस 7 बैंड आपके आईएलटीएस ओवरऑल चाहिए, और किसी भी मॉड्यूल में 6.5 से आईएलटीएस कम नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं, आईएलटीएस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किस बेस के ऊपर होता है, आपके एकेडमिक परसेंटेज है जो आपने बीएमएटी जो एग्ज़ाम है या यूकेट एग्ज़ाम है दिया है उसके परसेंटेज के ऊपर है, आपकी मोटिवेशन लेटर जो साथ में आपने लगाना है उसके ऊपर डिपेंड है, और आपकी स्काइप इंटरव्यू के ऊपर। उसके बाद फिर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी वहाँ में यूके में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं एमबीबीएस के लिए। तो उसके बाद हमारे पास यूके के बाद हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर बच्चे ने एमबीबीएस करनी है तो ऑस्ट्रेलिया में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको हम यूमेट कहते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड हेल्थ एडमिशन टेस्ट है, एज़ वेल एज़ अगर आप जेम सेट है, जेम सेट भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल है और यूमेट भी एक्सेप्टेबल है, और एम कैट। ये 3 टाइप के एग्ज़ाम हैं। तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं
तो अगर आपके अप्रोप्रिएट मार्क्स आ जाते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमबीबीएस प्रोवाइड करती हैं वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। बात आईएलटीएस की भी आ गई, आईएलटीएस भी आपके पास होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपको ये सारे के सारे जो मैंने 3 एग्ज़ाम्स बताए हैं उनमें से एक एग्ज़ाम करना पड़ेगा। तो साथ में आईएलटीएस होना चाहिए, तो आपको हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन दिलवा सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आप हमें एटलीस्ट 1 साल पहले संपर्क करें, और अभी डेट क्लोज़ होने वाली हो, 2 महीने रह गए हो, तब हमें संपर्क करते हैं तो तब इनमें एडमिशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारे उनके असेसमेंट के सिस्टम हैं जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन को असेस करते हैं। तो मैंने ये 2 कंट्रीज़ आपको 3 कंट्रीज़ बता दी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो उसके बाद हमारे पास आता है कनाडा। कनाडा में अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो वहाँ की भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलवा सकते हैं। वहाँ पर यूएसए, कनाडा और फ़िलीपीन का एडमिशन सिस्टम क्या है कि पहले प्री मेडिकल करनी पड़ती है, पहले बीएससी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर उसकी एमबीबीएस स्टार्ट होती है। 6 ईयर का ड्यूरेशंस है। तो यहाँ पर भी अगर आपने एडमिशन लेना है तो यहाँ पर भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एक, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम को एमकैट कहते हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट रहता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके भी सेंटर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में बनते हैं। कब कब इनके एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें संपर्क करें, हम आपकी 100% हेल्प करेंगे। और साथ में आईएलटीएस की भी रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपने यूएसए और कनाडा में एमबीबीएस करने के लिए जाना है। तो फिर बता दिया यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे जो टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉप 10 कंट्रीज़ में एडमिशन लेने के लिए वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन रहता है। हर एक पेरेंट्स का, हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मैं इन टॉप 10 कंट्रीज़ में जाकर अपनी एमबीबीएस करूँ। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें, हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। तो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो आपके सिक्योरिंग मार्क है जो आपने एमकैट में लिए हुए हैं, आपकी एकेडमिक कैसी है, आपकी स्काइप इंटरव्यू कैसी है, आपका मोटिवेशन लेटर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। मैं फिर बता दिया, जो भी मैं कंट्रीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर एडमिशन इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। इसकी प्रिपरेशन 1 साल पहले अपनी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि मैंने आज वीडियो डाली तो कल आप हमें कॉन्टैक्ट करें कि सर मैंने अभी इस इनटेक में जाना है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। एक साल पहले हमें कॉन्टैक्ट करें अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। और मैं हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनके जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यहाँ पे नीट होता है, एमकैट है, यूकैट है, जेएमसेट है, आईमेट है, ये वाले एग्ज़ाम हर एक बच्चे को तो ज़रूर देने चाहिए। इसकी जो गवर्नमेंट की फ़ीसिस है 8,000 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होकर 15,000 इंडियन रुपीज़ बनती है, ताकि बच्चे को अपनी इफ़िशिएंसी के बारे में पता चले कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो अगर आप इस टाइप के टेस्ट देते हैं तो यहाँ के जो आईमेट, जो यहाँ के नीट जैसे एग्ज़ाम है वो आपके लिए क्रैक करने मेरे अकॉर्डिंग बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मनी और फ्रांस, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है 2। अभी बहुत सारे बच्चों की भी क्वेरीज रहती हैं कि सर हमने जाकर अपनी एमबीबीएस जर्मन और फ्रांस की तो जर्मन की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, और हम यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं। वहाँ पर हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, चाहे किसी ने वहाँ पर बीटेक करनी है, चाहे वहाँ पर कोई बिजनेस का बैचलर डिग्री करनी है, चाहे कोई एमबीए करनी है, क्योंकि हम जनरल स्टडीज़ को भी डील करते हैं। तो जर्मन और फ्रांस में अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री टाइप का ही है। जर्मन तो कोई भी चार्जेस नहीं लेती, लेकिन जर्मन की प्रॉब्लम क्या है कि उनकी, और फ्रांस की क्या प्रॉब्लम है कि उनकी जो एमबीबीएस है दैट इज़ टॉट इन देयर लोकल लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी। अगर फ्रांस में जाते हैं तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी एमबीबीएस करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास B2 लेवल का जर्मन है, जर्मन लैंग्वेज है, A1, A2, B1, B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज है, जहाँ फ्रांस में आपने एमबीबीएस करनी है, फ्रेंच आपके पास A1, A2, V1, V2 लेवल की है, तो तब आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अगर आपके पास B2 आ गया तो आपको 100% वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एडमिशन जर्मन और फ्रांस में इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट है। उनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। जर्मन में TMS चलता है, जिसको हम टेस्ट फॉर मेडिकल स्टडीज़,
एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। जितनी भी मैंने ये टॉप 10 कंट्रीज़ बताई हैं, वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। जैसे इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता, वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर एमबीबीएस करते हैं। इसी तरीके से जो टॉप 10 कंट्रीज़ के वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर एमबीबीएस करते हैं, जब उनको वहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिलता। तो इतना ईजी नहीं है कि जितना आप समझते हैं, जितनी मैंने ईजी वीडियो बना दी है। तो अगर जाना है तो मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा। जितने भी ये एग्ज़ाम्स है, चाहे IMET है, UCAT है, MCAT है, JAM-SET है, इन एग्ज़ाम्स के मैं पिछले 5 साल से लेकर 10 साल के पेपर प्रोवाइड्स कर सकता हूँ आपको विद आंसर की। आप उनको देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लेकिन एग्ज़ाम आपको खुद को ही क्लियर करना पड़ेगा। तो फ्रांस का भी मैंने बता दिया। फ्रांस में वही रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए। फ्रांस की भी जो एमबीबीएस है दैट इज़ हाईली डिमांडेड इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि यार हमने जाना ही फ्रांस है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर 8 या 10% कोटा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन्स देते हैं। तो अभी फिर हमारे पास आता है हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग बहुत ही डिमांडेड है। हांगकॉन्ग यूके की कॉलोनी रहा है पहले। हांगकॉन्ग यूके के पास लीज़ के ऊपर था, तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है पैरेलल टू यूके है। अगर वहाँ से भी अगर आपने एमबीबीएस करनी है तो आपके पास IELTS होना बहुत मैंडेटरी है। और वहाँ की जो एमबीबीएस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं, वो यूके और USA बेस्ड हैं। तो वहाँ पर भी आप एमबीबीएस करके अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ की एमबीबीएस भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है और हाईली डिमांडेड है। तो फिर हमारे पास आ जाता है सिंगापुर। सिंगापुर में भी एडमिशन लेना वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत डिफ़िकल्ट है। सिंगापुर में हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं और डिप्लोमा करके वापस आते हैं। तो उसको भी मैं एक प्रमोटेड कंट्री कहता हूँ इन डिप्लोमा के लिए। लेकिन मेडिकल के लिए सिंगापुर इज़ रियली बेस्ट कंट्री। वहाँ पर आपको BMAT का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम बायोमेडिकल एडमिशन टेस्ट कहते हैं। टेस्ट के अलावा आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ की IELTS की रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की सेट के स्कोर के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि हांगकॉन्ग हुआ या सिंगापुर हुआ, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आपके सेट के स्कोर को देखकर भी आपको एडमिशन्स दे देती है। तो अगर इधर आप सेट दे दीजिए, जहाँ आप ये जो मैंने BMAT टेस्ट कहा है, बायोमेडिकल एडमिशन टेस्ट है, उसको देखकर भी उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। आ गया हमारे पास USA के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले 2-3 वीडियोस डाली हुई है। USMLE एग्ज़ाम के बारे में, उनके स्टेप्स कैसे कैसे हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स में आता है, क्या क्या फ़ीसिस हैं। उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। USA में बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी आप अगर MBBS करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी पहले प्री मेडिकल चलता है, फिर आपकी MBBS स्टार्ट होती है। जैसे पहले बैचलर डिग्री है, जैसे फ़िलीपीन में है। फ़िलीपीन और USA का जो एजुकेशन सिस्टम है पैरेलल है। तो वहाँ पर भी अगर आपने MBBS करनी है तो आपको MCAT का मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपके स्कोरिंग चेक करने के बाद, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करने के बाद देन दे विल गिव द एडमिशन्स। वहाँ पर भी मेरिट काफ़ी बनती है। तो हर एक चीज़, जितनी भी मैंने जो टॉप 10 कंट्रीज़ बताई हैं, अगर आप इनमें एडमिशन्स लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क करें। तो जापान की भी मेडिकल सिस्टम इट इज़ वेरी गुड। अगर जापान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका AJU एग्ज़ाम होता है, जिसको हम एग्ज़ामिनेशन फॉर जापानी यूनिवर्सिटीज़, जो कि साल में ट्वाइस इन ईयर होता है। अगर आप वो पहले आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। वहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में आपको MBBS मिल सकती है। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट कंडीशन टू क्लियर द AJU एग्ज़ाम। तो अगर आपने ये टॉप 10 कंट्रीज़ में MBBS के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी कंट्री तो सब एजेंट्स बैठते हैं, मतलब MBBS की तो दुकानें ऐसे खुली हुई हैं जैसे स्टेशनरी की दुकानें खुली हुई हैं। हर एक बंदा MBBS को प्रमोट करता है। एजेंट बहुत हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर के एजेंट देखिए, ऐसे ही MBBS को बेचने वाले एजेंट आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन नॉलेज वाला बढ़िया एजेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं हर एक वीडियो में बार बार चैलेंज करता हूं कि हमारी जो सर्विस चार्जेस हैं कंपेरेटिवली
सब कंसल्टेंटों से कम रहेंगे और हम अपनी जो सर्विस चार्जेस है उस टाइम चार्ज करेंगे जब आपके बच्चे का वीज़ा आएगा। लेकिन एक इंगेजमेंट फ़ीस ज़रूर लेते हैं 10 से 15,000 रुपये। उसके बाद हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे टिल जब तक आपका बच्चा वीज़ा रिसीव नहीं कर लेता। और इसके अलावा हम क्या बताएंगे कि जो भी आपने फ़ीसेस देनी है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को देनी है। ये नहीं है कि मेरे अकाउंट में डालनी है, मुझे कैश देनी है। और इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप मेरे थ्रू नहीं भी जा रहे हैं, किसी और एजेंट के भी थ्रू जा रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। जो भी आपने फ़ीस देनी है दैट शुड डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी अकाउंट। ऐसा नहीं है कि वो पहले मेरे अकाउंट में डालेंगे फिर मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आई हैं और मेरे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से साल साल की फ़ीस ले लेते हैं और वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में डिपॉज़िट नहीं देते। क्योंकि जैसे मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मेरे 72,000 तक के सब्सक्राइबर हैं, वो सब हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो बच्चे जो एमबीबीएस बाहर कर रहे हैं वो भी हमें अप्रोच करते हैं, सर मेरे एजेंट ने मेरे साथ क्या किया है कि साल की फ़ीस ले ली है, यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ की जमा करवाई, आगे जमा नहीं करवाता। ऐसी ब्लैकमेलिंग बहुत करते हैं। जो भी चीज़, जो भी आप एग्रीमेंट किसी भी एजेंट से कर रहे हैं वो इट शुड बी इन रिटन। उसके अंदर आप ज़रूर टर्म एंड कंडीशन पढ़ें, उसके बाद साइन करें। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस की डिग्री बहुत बड़ी है, बार बार कह रहा हूँ बहुत बड़ी है। तो जो गलत एजेंट है वो भी बड़ी बड़ी फ़ीसें ले रहे हैं आपसे। आप से रिक्वेस्ट है कि आप समझ जाएं, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अवेयर हो जाएं। कोई अच्छा कंसल्टेंट ढूंढें, उसकी सर्विस चार्जेस पूछें, उसके बाद डिसीज़न लें। उससे पूछें कि किस चीज़ के सर्विस चार्जेस इतने ले रहे हैं। तो आप और भी 2-4 अच्छे कंसल्टेंटों से कोटेशन मंगवाएँ, उसको कंपेयर करें, उसके बाद अपना डिसीज़न लें। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप हमें एक बार ज़रूर संपर्क करें। और साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है 97 805 63 753। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई अपना ओपिनियन लेना चाहते हैं तो वो जो नंबर का व्हाट्सअप है वो डायरेक्टली मैं एक्सेस करता हूँ। क्योंकि कॉल्स बहुत आती हैं, हमारा स्टाफ कई बार फ़ोन डायरेक्टली उठाता नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप ऑलवेज़ मेरे पास रहता है। तो आप अगर व्हाट्सअप के ऊपर मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं इमीडिएटली रिप्लाई करूँगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीआई की लिंक भी लगा दिया है, एमसीआई ऑफ इंडिया का। उस लिंक में जाकर आप यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं कौन कौन सी रिकॉग्नाइज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने की हुई है। और साथ में मैंने उसमें अपने व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक लगाया है कि अगर आप वर्ड की मेडिकल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ लेना चाहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।